प्रश्न, व्हाट इज एसएससी? बाय कर निर्धारिती क्या है? उत्तर, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कर निर्धारिती एसएससी वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई कर, टैक्स या कोई अन्य धनराशि जैसे जुर्माना या ब्याज देय होती है। इसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उसकी आय, नुकसान या उसे मिलने वाले रिफंड, कर वापसी की गणना के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो। ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की नज़र में किसी अन्य व्यक्ति की आय पर कर देने के लिए जिम्मेदार माना गया हो, डीम्ड एसएससी। ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के किसी प्रावधान का पालन न करने के कारण दोषी या चूककर्ता एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया गया हो। प्रश्न, डिस्कस बिजनेस कनेक्शन। बाय टाइम व्यापार संबंध की विवेचना कीजिए। उत्तर, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 9(1) आई के तहत व्यापार संबंध बिजनेस कनेक्शन एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उपयोग ये तय करने के लिए किया जाता है कि किसी अनिवासी नॉन रेजिडेंट की भारत से होने वाली आय पर भारत में टैक्स लगेगा या नहीं। व्यापार संबंध से तात्पर्य भारत में गैर निवासियों और निवासियों के बीच के ऐसे व्यावसायिक संबंधों या गतिविधियों से है जिसके कारण अनिवासी को भारत से आय प्राप्त होती है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। भारत में व्यावसायिक शाखा या कार्यालय। यदि किसी अनिवासी का भारत में कोई कार्यालय, कारखाना, गोदाम या शाखा है तो उसे व्यापार संबंध माना जाता है। भारत में एजेंट का होना। यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी अनिवासी की ओर से नियमित रूप से काम करता है, उसके लिए ऑर्डर लेता है या सामान का स्टॉक रखता है तो उस एजेंट के माध्यम से होने वाला व्यापार व्यापार संबंध के दायरे में आता है। डिजिटल उपस्थिति, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। आधुनिक युग में यदि कोई विदेशी कंपनी भारत के डिजिटल बाजार से एक तय सीमा से अधिक कमाई करती है या भारतीय उपयोगकर्ताओं यूजर्स के साथ व्यवस्थित रूप से व्यापार करती है तो उसे भी व्यापार संबंध माना जाता है। यदि कोई व्यावसायिक गतिविधि भारत में इस प्रकार के संबंध स्थापित करती है तो उस गतिविधि से होने वाले लाभ या आय पर भारत सरकार को टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। प्रश्न, डिफाइन प्रोफेशन। बाइचा को परिभाषित कीजिए। उत्तर, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(36) के अनुसार पेशा प्रोफेशन शब्द के अंतर्गत वृत्ति या व्यवसाय वोकेशन को भी शामिल किया गया है। सरल शब्दों में पेशा एक ऐसा काम या आजीविका है जिसे करने के लिए किसी व्यक्ति के पास विशेष बौद्धिक ज्ञान, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण का होना अनिवार्य होता है। पेशा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेष योग्यता की आवश्यकता। इसमें शारीरिक श्रम के बजाय मानसिक और बौद्धिक क्षमता का उपयोग अधिक होता है, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, इंजीनियर और आर्किटेक्ट का काम। नैतिक आचार संहिता। प्रत्येक पेशे की अपनी एक नियामक संस्था, गवर्निंग बॉडी होती है जो उसके नियमों और आचार संहिता को तय करती है, जैसे बार काउंसिल, आईसीएआई, मेडिकल काउंसिल। सेवा भावना और आजीविका। इसका मुख्य उद्देश्य अपने विशेष ज्ञान के बदले फीस लेकर समाज को सेवाएं प्रदान करना और अपनी आजीविका कमाना होता है। प्रश्न, एक्सप्लेन इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज्ड रिटर्न। बाइकर रिटर्न, देरी से रिटर्न एवं संशोधित रिटर्न को समझाइए। उत्तर 1, आयकर रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न माइनस आईटीआर। आयकर रिटर्न एक निर्धारित फॉर्म होता है जिसमें कोई भी करदाता, टैक्स पेयर, वित्तीय वर्ष के दौरान हुई अपनी कुल आय, किए गए निवेश, कटौती, डिडक्शंस और चुकाए गए टैक्स का पूरा विवरण सरकार को देता है। इसे हर साल आयकर अधिनियम द्वारा तय की गई अंतिम तिथि, आमतौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई तक दाखिल करना होता है। 2, देरी से रिटर्न बिलेटेड रिटर्न। यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत तय की गई अंतिम तिथि, ड्यू डेट तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसे धारा 139(4) के तहत बाद में रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिलती है। इसे ही देरी से रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। समय सीमा। इसे संबंधित मूल्यांकन वर्ष, असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर तक या टैक्स असेसमेंट पूरा होने से पहले जो भी पहले हो दाखिल किया जा सकता है। नुकसान। देरी से रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234(f) के तहत लेट फीस, जुर्माना देनी पड़ती है और करदाता को कुछ व्यावसायिक नुकसानों, लॉसेस को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार नहीं मिलता। 3, संशोधित रिटर्न रिवाइज्ड रिटर्न। यदि किसी करदाता ने तय समय पर मूल रिटर्न दाखिल कर दिया था
लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसमें कोई गलती, चूक या गलत विवरण, जैसे कोई आय छूट जाना या गलत कटौती का दावा करना रह गया है, तो वो धारा 139(5) के तहत उस गलती को सुधारने के लिए नया रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसे संशोधित रिटर्न कहते हैं। समय सीमा: संशोधित रिटर्न भी केवल संबंधित मूल्यांकन वर्ष की 31 दिसंबर तक ही दाखिल किया जा सकता है। नियम: संशोधित रिटर्न दाखिल होते ही पुराना मूल रिटर्न अमान्य हो जाता है और नए रिटर्न को ही अंतिम माना जाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त लेट फीस नहीं लगती, बशर्ते मूल रिटर्न समय पर भरा गया हो। प्रश्न: डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। बाई कर एवं ड्यूटी में अंतर कीजिए। उत्तर: 1. कर। टैक्स कर एक ऐसा अनिवार्य वित्तीय योगदान है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनियों की आय, लाभ, संपत्ति या घरेलू लेन देन पर लगाया जाता है। मुख्य आधार: यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या व्यवसाय की कमाई, इनकम या आर्थिक क्षमता पर आधारित होता है, जैसे आयकर या कॉर्पोरेट टैक्स। उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, ताकि देश के विकास, सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, सेना और जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा सके। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स: प्रत्यक्ष डायरेक्ट भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट भी। 2. ड्यूटी ड्यूटी भी एक प्रकार का कर ही है, लेकिन यह विशेष रूप से वस्तुओं के निर्माण, देश में उनके प्रवेश, आयात या देश से बाहर जाने, निर्यात पर लगाया जाने वाला उपभोक्ता कर या शुल्क है। मुख्य आधार: यह किसी व्यक्ति की आय पर नहीं, बल्कि वस्तुओं और वस्तुओं की आवाजाही, कमोडिटीज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स पर लगाया जाता है, जैसे सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। उद्देश्य: राजस्व जुटाने के साथ साथ इसका एक बड़ा उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और देश के व्यापार को नियंत्रित करना होता है। प्रकृति: ड्यूटी हमेशा एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर का रूप होती है, जिसका बोझ अंततः वस्तु खरीदने वाले उपभोक्ता पर पड़ता है। प्रश्न: What do you mean by tax? Explain types and purpose of tax. बाई टैक्स से आप क्या समझते हैं? कर के प्रकार एवं उद्देश्य को समझाइए। उत्तर: कर का अर्थ, मीनिंग ऑफ टैक्स। कर टैक्स सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और संस्थाओं पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क या वैधानिक भुगतान है। ये कोई स्वैच्छिक दान नहीं है, बल्कि कानून के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकार को चुकाना पड़ता है। इसके बदले में सरकार करदाता को सीधे तौर पर किसी विशिष्ट सेवा या वस्तु की गारंटी नहीं देती, बल्कि इस धन का उपयोग पूरे समाज और देश के कल्याण के लिए किया जाता है। कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स। करों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1. प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ये वो कर है जो सीधे उस व्यक्ति या संस्था से वसूला जाता है जिस पर यह कानूनी रूप से लगाया गया है। इसका आर्थिक बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। उदाहरण: आयकर, इनकम टैक्स माइनस, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत कमाई पर लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स माइनस, जो कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है। 2. अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ये वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री या उपभोग पर लगाया जाता है। इसे लगाने वाली सरकार इसे विक्रेता से वसूलती है, लेकिन विक्रेता इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता कस्टमर पर डाल देता है। उदाहरण: माल और सेवा कर, जीएसटी, और सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी। जब आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो आप अनजाने में ही इस कर का भुगतान कर रहे होते हैं। कर के उद्देश्य, पर्पस ऑफ टैक्स। सरकार द्वारा कर लगाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: राजस्व एकत्र करना, रेवेन्यू जनरेशन। कर लगाने का सबसे प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिए धन जुटाना है, ताकि प्रशासनिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और देश की सुरक्षा, सेना जैसे आवश्यक सार्वजनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। करों से प्राप्त राशि का उपयोग देश में सड़कों, पुलों, रेलवे, बांधों और सार्वजनिक अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। धन का पुनर्वितरण और असमानता को कम करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से अमीर लोगों पर अधिक दर से टैक्स लगाया जाता है और उस धन का उपयोग गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा, राशन और पेंशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है, जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार देश में मुद्रास्फीति, महंगाई या मंदी को नियंत्रित करने के लिए कर की दरों में बदलाव करती है। जैसे महंगाई कम करने के लिए कर की दरें बढ़ाई जा सकती हैं, ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचे। हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक, रेगुलेटिंग कंजम्पशन।
स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू, शराब और सिगरेट पर सरकार अत्यधिक कर साइन टैक्स लगाती है ताकि इनकी कीमतें बढ़ें और लोग इनका उपभोग कम करें। प्रश्न, डिस्कस एग्रीकल्चरल इनकम। बटाए कृषि से प्राप्त आय की विवेचना कीजिए। उत्तर, कृषि आय का अर्थ, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) के तहत कृषि आय को परिभाषित किया गया है। भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय कहा जाता है। कानूनन कृषि आय माने जाने के लिए मुख्य रूप से 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 1. भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। 2. उस भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए। 3. भूमि पर प्राथमिक क्रियाएं जैसे हल चलाना, बीज बोना की गई हों। कृषि आय के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित माध्यमों से होने वाली आय को कृषि आय माना जाता है। भूमि से प्राप्त किराया या राजस्व। यदि कोई भूस्वामी अपनी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को खेती करने के लिए किराए पर देता है तो उससे प्राप्त होने वाला किराया कृषि आय कहलाता है। कृषि कार्यों से आय, किसान द्वारा फसल उगाने, उसे काटने और उसे बाजार में बेचने योग्य बनाने की प्रक्रियाओं से होने वाली सीधी आय। फसल को बाजार में बेचने से आय, कृषि उपज को मंडी या बाजार में बेचने से प्राप्त होने वाला पूरा मुनाफा। फार्म हाउस से आय, कृषि भूमि पर या उसके बिल्कुल पास स्थित किसी ऐसे मकान या गोदाम से होने वाली आय जिसका उपयोग केवल कृषि उपज को रखने या किसान के रहने के लिए किया जाता है। कर योग्यता और नियम, टैक्सेबिलिटी एंड लीगल प्रोविजंस। आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत भारत में कृषि आय को पूरी तरह से करमुक्त, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रखा गया है। केंद्र सरकार इस पर कोई प्रत्यक्ष आयकर नहीं लगा सकती क्योंकि भारत के संविधान के तहत कृषि पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है। हालांकि कर की गणना करते समय एक विशेष नियम लागू होता है जिसे आंशिक एकीकरण, पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। यदि किसी करदाता की कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है और उसकी अन्य गैर कृषि आय टैक्स छूट की सीमा से अधिक है तो उसकी गैर कृषि आय पर टैक्स की दर तय करने के लिए कृषि आय को अस्थायी रूप से कुल आय में जोड़ा जाता है। इससे करदाता पर टैक्स का स्लैब बढ़ जाता है, लेकिन कृषि आय पर सीधे तौर पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। प्रश्न, राइट अ कमेंट ऑन क्लबिंग ऑफ इनकम। बाय आय के संयोजन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, आय के संयोजन, क्लबिंग ऑफ इनकम का अर्थ, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपनी ही आय पर टैक्स देना होता है। लेकिन कई बार करदाता अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए अपनी आय या संपत्तियों को अपने परिवार के सदस्यों जैसे पति पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं जो कम टैक्स स्लैब में आते हैं या जिनकी कोई आय नहीं होती। इस प्रकार की टैक्स चोरी को रोकने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 60 से 64 के तहत आय के संयोजन, क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति की आय को करदाता की कुल आय में जोड़ दिया जाता है और करदाता को ही उस पर टैक्स देना पड़ता है। मुख्य परिस्थितियां जहां आय का संयोजन, क्लबिंग लागू होता है। संपत्ति ट्रांसफर किए बिना आय का ट्रांसफर, धारा 60। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिकाना हक अपने पास ही रखता है लेकिन उससे होने वाली आय को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है तो वह आय ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति की आय में ही जोड़ी जाएगी। पति या पत्नी की आय, धारा 64(1) IV। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पति को बिना उचित प्रतिफल, एडिक्वेट कंसिडरेशन या बिना पर्याप्त पैसों के कोई संपत्ति ट्रांसफर करता है तो उस संपत्ति से होने वाली कमाई जैसे मकान का किराया या ब्याज ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति की आय में जोड़ी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई पति पत्नी किसी ऐसी व्यावसायिक संस्था से वेतन या कमीशन पाता है जिसमें दूसरे साथी का पर्याप्त हित, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वह आय भी तब तक क्लब की जाएगी जब तक कि वह वेतन उनके पास मौजूद किसी विशेष तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के कारण न मिला हो। नाबालिग बच्चे की आय, धारा 64(1)(a)। एक नाबालिग बच्चे माइनर चाइल्ड द्वारा कमाई गई कोई भी आय उसके माता पिता में से उस व्यक्ति की आय में जोड़ी जाती है जिसकी अन्य आय अधिक होती है। हालांकि यदि नाबालिग बच्चे ने अपनी शारीरिक मेहनत, विशेष प्रतिभा, कला या कौशल से पैसा कमाया है या यदि बच्चा दिव्यांग है तो वो आय क्लब नहीं होती। इसके अलावा माता पिता को प्रति नाबालिग बच्चा 1,500 रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है। बहू को संपत्ति का ट्रांसफर, धारा 64(1) VI। यदि ससुर या सास द्वारा अपनी बहू को बिना उचित प्रतिफल के कोई संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो उस संपत्ति से होने वाली आय को ट्रांसफर करने वाले सास ससुर की आय में जोड़ा जाता है। निष्कर्ष, आय का संयोजन सरकार द्वारा टैक्स चोरी और संपत्तियों के कृत्रिम हस्तांतरण को रोकने के लिए बनाया गया एक सख्त कानूनी सुरक्षा चक्र है।
यह सुनिश्चित करता है कि करदाता अपनी पारिवारिक संपत्तियों का दुरुपयोग करके अपने टैक्स स्लैब को कम न कर सके। प्रश्न, एक्सप्लेन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बाई सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को समझाइए। उत्तर, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का अर्थ, मीनिंग ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का प्रावधान किया गया है। यह कर निर्धारण असेसमेंट की एक ऐसी विशेष विधि है जिसका उपयोग आयकर अधिकारी असेसिंग ऑफिसर तब करता है जब करदाता टैक्स पेयर अपनी आय का विवरण देने में पूरी तरह से असहयोग करता है या कानून द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारियां छुपाता है। ऐसी स्थिति में अधिकारी के पास करदाता की आय का सही लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए वो उपलब्ध सबूतों, अतीत के रिकॉर्ड्स और अपनी बुद्धिमत्ता व तर्क के आधार पर करदाता की कुल आय और उस पर बनने वाले टैक्स का सर्वोत्तम अनुमान लगाता है। किन परिस्थितियों में यह कर निर्धारण किया जाता है? ग्राउंड्स फॉर असेसमेंट। आयकर अधिकारी इस शक्ति का उपयोग केवल निम्नलिखित 4 विशिष्ट स्थितियों में ही कर सकता है। यदि करदाता ने धारा 139(1) के तहत अनिवार्य या तय समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न ITR दाखिल न किया हो, यदि करदाता को धारा 142(1) के तहत अपने खाते की किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अन्य दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया गया था लेकिन उसने उनका पालन नहीं किया, यदि करदाता को धारा 142(2)(a) के तहत अपने खातों का विशेष ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया था और उसने उस निर्देश की अवहेलना की हो, यदि करदाता ने अपना रिटर्न तो भरा था लेकिन धारा 143(2) के तहत स्क्रूटनी के लिए मांगे गए आवश्यक सबूत, दस्तावेज या स्पष्टीकरण देने में विफल रहा हो। मुख्य विशेषताएं और नियम। सुनवाई का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण करने से पहले अधिकारी के लिए करदाता को एक कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस देना अनिवार्य है। करदाता को ये बताने का मौका दिया जाता है कि उसका कर निर्धारण इस तरीके से क्यों न किया जाए। पूर्वाग्रह रहित होना आवश्यक। भले ही इसे अधिकारी का अनुमान कहा जाता है, लेकिन यह मनमाना, प्रतिशोधात्मक या बेईमानी से भरा नहीं होना चाहिए। अधिकारी को उपलब्ध तथ्यों और तर्कों के आधार पर न्याय संगत निर्णय लेना होता है। नुकसान आगे ले जाने पर रोक। इस धारा के तहत असेसमेंट होने पर करदाता को अपने चालू वर्ष के व्यावसायिक नुकसान लॉसेस को अगले वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति नहीं मिलती है। प्रश्न, एक्सप्लेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बॉट। अन्य स्रोत से प्राप्त आय को समझाइए। उत्तर, अन्य स्रोतों से आय का अर्थ, मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 से 59 के तहत अन्य स्रोतों से आय का प्रावधान किया गया है। ये आयकर की गणना का 5वां और अंतिम मुख्य शीर्षक हेड ऑफ इनकम है। इसे एक अवशिष्ट शीर्षक रेजिडुअरी हेड कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि करदाता की कोई भी ऐसी आय जो बाकी के 4 शीर्षकों 1. वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। 2. मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3. व्यापार या पेशे के लाभ, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। 4. पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स में टैक्स के दायरे में नहीं आती और वह पूरी तरह करमुक्त भी नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के तहत शामिल करके उस पर टैक्स लगाया जाता है। इस शीर्षक में शामिल होने वाली मुख्य आय, एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम, ब्याज से आय, बैंक के बचत खाते, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट FD, आवर्ती जमा RD या किसी सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज से मिलने वाला ब्याज। लाभांश, डिविडेंड, किसी भी भारतीय या विदेशी कंपनी या म्यूचुअल फंड के शेयरों से प्राप्त होने वाला लाभांश। आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम, लॉटरी जीतना, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़, टीवी गेम शो जैसे KBC या किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी और जुए से होने वाली अचानक कमाई। इस तरह की आय पर सीधे 30% प्लस सेस की दर से टैक्स लगता है। उपहार, गिफ्ट्स, यदि किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में अपने रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों से कुल मिलाकर 50,000 रुपये से अधिक की नकद राशि या संपत्ति उपहार में मिलती है, तो वह पूरी राशि इस शीर्षक में टैक्स के दायरे में आती है। शादी पर मिलने वाले उपहार इसके अपवाद हैं। मशीनरी या प्लांट को किराए पर देना, यदि करदाता ने अपनी कोई मशीन, प्लांट या फर्नीचर किराए पर दिया है और यह उसका मुख्य व्यवसाय नहीं है, तो उससे होने वाली कमाई। पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन, किसी मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन। इसमें कुछ वैधानिक कटौती के बाद बची राशि पर टैक्स लगता है। सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते, संसद सदस्यों, MPS और विधानसभा सदस्यों, MLAS को मिलने वाला वेतन भी इसी शीर्षक के तहत कर योग्य होता है। कटौतियां, डिडक्शंस, धारा 57 के तहत इस आय को कमाने के लिए किए गए जरूरी खर्चे
जैसे ब्याज वसूलने के लिए बैंक द्वारा लिया गया कमीशन या किराया कमाने के लिए मशीनरी की मरम्मत का खर्च को कुल कमाई में से घटाने की अनुमति मिलती है, जिसके बाद बची हुई शुद्ध आय पर टैक्स लगता है। प्रश्न, डिस्कस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बता निर्धारण वर्ष एवं गत वर्ष की विवेचना कीजिए। उत्तर, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर और गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, दो सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। इनके बीच के अंतर और संबंध को नीचे विस्तार से समझाया गया है। गत वर्ष बाई पिछला वर्ष, प्रीवियस ईयर माइनस धारा 3, जिस वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर में कोई करदाता, टैक्स पेयर अपनी आय कमाता है, उस वर्ष को आयकर की भाषा में गत वर्ष कहा जाता है। समय सीमा, यह हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। कुल 12 महीने। उदाहरण के लिए यदि आपने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पैसे कमाए हैं तो ये अवधि आपका गत वर्ष कहलाएगी। अपवाद, यदि कोई नया व्यवसाय या पेशा साल के बीच में, मान लीजिए 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है, तो उसका पहला गत वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च तक का ही होगा, यानी 12 महीने से कम का। 2. कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर माइनस धारा 2(9). गत वर्ष में कमाई गई आय पर जिस वर्ष में टैक्स की गणना असेसमेंट की जाती है और टैक्स वसूला जाता है, उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। समय सीमा, यह वर्ष हमेशा गत वर्ष के ठीक अगले दिन यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले 12 महीनों 31 मार्च तक चलता है। उदाहरण, यदि आपका गत वर्ष, कमाई का वर्ष 2025-2026 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 है, तो उसका कर निर्धारण वर्ष, टैक्स जांच का वर्ष 2026-2027 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 होगा। दोनों के बीच का मुख्य संबंध और नियम। आयकर का यह एक सामान्य नियम है कि गत वर्ष की आय पर टैक्स हमेशा उसके ठीक अगले कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। करदाता अपने गत वर्ष की कमाई का पूरा हिसाब किताब लगाकर कर निर्धारण वर्ष में अपना रिटर्न ITR दाखिल करता है। सामान्य नियम के अपवाद, जब गत वर्ष में ही टैक्स ले लिया जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार कर निर्धारण वर्ष का इंतजार नहीं करती और गत वर्ष की कमाई पर उसी वर्ष टैक्स वसूल लेती है। जैसे भारत छोड़कर जा रहे किसी व्यक्ति की आय जिसके वापस लौटने की उम्मीद न हो, अनिवासी व्यक्तियों, नॉन रेजिडेंट्स के समुद्री जहाज़ों द्वारा व्यापार से होने वाली आय, टैक्स चोरी के उद्देश्य से बनाई गई कोई अस्थायी संस्था या एसोसिएशन AOP by BOI, टैक्स से बचने के लिए अपनी संपत्ति किसी और के नाम ट्रांसफर करने पर, बंद हो रहे व्यवसाय या बिजनेस की आय। प्रश्न, टैक्स प्लानिंग बरिपॉन कर योजना की विवेचना कीजिए। उत्तर, कर योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। कर योजना, टैक्स प्लानिंग, एक ऐसा कानूनी और वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा एक करदाता, टैक्स पेयर, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के भीतर रहते हुए अपने टैक्स के बोझ को कम करता है। इसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कटौतियों, डिडक्शंस, छूटों, एग्जेम्पशंस, भत्तों, अलाउंसेस और राहतों, रिलीफ्स का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है। कर योजना का मुख्य उद्देश्य कानून का पूरी तरह पालन करते हुए अपने वित्तीय निवेशों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि देय टैक्स न्यूनतम हो और भविष्य के लिए बचत व निवेश को बढ़ावा मिले। कर योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य। कानूनी मान्यता, कर योजना पूरी तरह से वैध और नैतिक है। सरकार खुद नागरिकों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेश के विभिन्न विकल्प देती है, जैसे धारा 80C के तहत PPF, EPF या LIC में निवेश। टैक्स की देयता को कम करना, कर के वित्तीय बोझ को कम करके करदाता अपनी शुद्ध बचत को बढ़ाता है। आर्थिक विकास में योगदान, जब करदाता टैक्स बचाने के लिए सरकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स ELSS में पैसा लगाता है, तो वह पैसा परोक्ष रूप से देश के विकास और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होता है। विवादों से बचाव, सही समय पर और सही नियमों के तहत कर योजना बनाने से करदाता आयकर विभाग के नोटिसों, मुकदमों और कानूनी विवादों से सुरक्षित रहता है। कर अपवंचन, टैक्स इवेजन और कर बचाव, टैक्स अवॉइडेंस से अंतर। कर योजना को इन दो अवधारणाओं से अलग समझा जाना चाहिए। कर अपवंचन, टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी, यह जानबूझकर आय छुपाना या झूठे खर्चे दिखाकर अवैध रूप से टैक्स न चुकाना है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। कर बचाव, टैक्स अवॉइडेंस, ये कानून की कमियों, लूप होल्स का फायदा उठाकर टैक्स बचाने की कोशिश है। यह भले ही अवैध न हो, लेकिन इसे अनैतिक माना जाता है। कर योजना, टैक्स प्लानिंग, यह कानून की कमियों का नहीं, बल्कि कानून की मूल भावना और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों, जैसे टैक्स डिडक्शन का ईमानदारी से लाभ उठाना है।
प्रश्न। एग्जामिन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनल्टीज। बाय शास्तियों, जुर्माने से संबंधित प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। उत्तर। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत शास्ति या अर्थदंड पेनल्टीज का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि करदाता टैक्स पेयर्स टैक्स नियमों का ईमानदारी से पालन करें और टैक्स चोरी को रोका जा सके। शास्ति एक प्रकार का वित्तीय दंड है जो कर योग्य आय को छुपाने, गलत विवरण देने या कर नियमों की जानबूझकर अवहेलना करने पर लगाया जाता है। यह टैक्स और ब्याज के अतिरिक्त होता है। आयकर अधिनियम के अध्याय 21 चैप्टर 21 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए शास्तियों से संबंधित मुख्य कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं। आय को कम दिखाना या गलत जानकारी देना। धारा 270 यदि कोई करदाता अपनी वास्तविक आय को छुपाता है या कम दिखाता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, तो उस छुपाई गई आय पर बनने वाले टैक्स का 50% जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यदि यह कार्य जानबूझकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़कर या खातों में हेरफेर करके मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किया गया है तो यह जुर्माना बढ़कर टैक्स की राशि का 200% तक हो जाता है। रिटर्न दाखिल न करना या देरी से करना। धारा 234 यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत तय की गई अंतिम तिथि तक अपना आयकर रिटर्न ITR दाखिल नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस शास्ति लगाई जा सकती है। हालांकि यदि करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो यह राशि अधिकतम 1,000 रुपये ही होगी। खातों का ऑडिट न कराना। धारा 271B यदि किसी व्यवसायी या पेशेवर व्यक्ति की टर्नओवर कमानी कानून द्वारा तय सीमा से अधिक है और वह धारा 44AB के तहत अपने खातों का अनिवार्य ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराने और उसकी रिपोर्ट सौंपने में विफल रहता है तो उस पर कुल बिक्री टर्नओवर का 0.5% या अधिकतम 1,500 रुपये जो भी कम हो जुर्माना लगाया जाता है। सर्च या छापे के दौरान पाई गई अघोषित आय। धारा 271AB यदि आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे, सर्च एंड सीजर के दौरान कोई ऐसी आय या संपत्ति मिलती है जिसका लेखा जोखा करदाता ने नहीं रखा था तो अघोषित आय पर 30% से 60% तक की भारी शास्ति लगाई जाती है। नकद लेन देन से जुड़े सख्त नियम। धारा 271D और 271E टैक्स चोरी और कालेधन को रोकने के लिए यदि कोई व्यक्ति धारा 269 SS के तहत 20,000 रुपये या उससे अधिक का लोन, ऋण या एडवांस नकद कैश में लेता है या धारा 269T के तहत इसे नकद वापस करता है तो उस पर ली गई या दी गई नकद राशि के 100% के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। दस्तावेज या जानकारियां न देने पर। धारा 271G यदि अंतर्राष्ट्रीय या विशिष्ट घरेलू लेन देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के संबंध में आयकर अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर करदाता आवश्यक दस्तावेज या जानकारी देने में विफल रहता है तो संबंधित लेन देन के कुल मूल्य का 2% जुर्माना लगाया जाता है। बचाव का प्रावधान। धारा 273B- उचित कारण। आयकर अधिनियम की धारा 273B करदाताओं को एक बड़ी राहत देती है। इसके अनुसार यदि करदाता यह साबित कर देता है कि कानून का पालन न करने के पीछे कोई उचित और वास्तविक कारण रीजनेबल कॉज था, जैसे गंभीर बीमारी, प्राकृतिक आपदा या कोई बड़ी दुर्घटना, तो अधिकारी उस पर लगाई जाने वाली शास्ति को माफ कर सकता है। प्रश्न। राइट एन एसे ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेसी। बाय कर निर्धारिती के आवासीय स्थिति पर एक निबंध लिखिए। उत्तर। कर निर्धारिती की आवासीय स्थिति पर निबंध। एसे ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेसी। प्रस्तावना। भारतीय आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसी भी कर निर्धारिती एसेसी पर टैक्स का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि उसकी नागरिकता सिटीजनशिप क्या है, बल्कि इस बात से होता है कि संबंधित गत वर्ष प्रीवियस ईयर में उसकी आवासीय स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रही है। नागरिकता और आवासीय स्थिति दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। एक व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए भी टैक्स के उद्देश्य से अनिवासी हो सकता है और एक विदेशी नागरिक भी टैक्स के उद्देश्य से भारत का निवासी बन सकता है। आवासीय स्थिति की गणना हर साल नए सिरे से की जाती है। आवासीय स्थिति का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत करदाताओं की आवासीय स्थिति को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. भारत में निवासी और साधारण निवासी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आरओर। 2. भारत में निवासी लेकिन असाधारण निवासी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट -RNOR। 3. अनिवासी, नॉन रेजिडेंट -NR। यह वर्गीकरण व्यक्तिगत करदाताओं, इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों HUF पर लागू होता है, जबकि कंपनियों, फर्मों और अन्य संस्थाओं के लिए केवल 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो वे निवासी होते हैं या अनिवासी। व्यक्तिगत करदाता की आवासीय स्थिति तय करने के नियम। रूल्स फॉर इंडिविजुअल्स। किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति तय करने के लिए कानून में 2 प्रकार की शर्तें दी गई हैं। आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशंस,
और अतिरिक्त शर्तें एडिशनल कंडीशंस। 1. आधारभूत शर्तें। धारा 6(1) कोई भी व्यक्ति भारत में निवासी रेजिडेंट कहलाएगा यदि वो निम्नलिखित 2 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर देता है। वो संबंधित गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में रहा हो। वह संबंधित गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और उस गत वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक समय भारत में रहा हो। नोट: यदि कोई भारतीय नागरिक नौकरी के लिए विदेश जाता है या भारतीय जहाज के चालक दल के रूप में बाहर जाता है अथवा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत दौरे पर आता है तो उनके लिए दूसरी शर्त में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन की अवधि देखी जाती है। 2. अतिरिक्त शर्तें। धारा 6(6) यदि कोई व्यक्ति ऊपर दी गई आधारभूत शर्तों को पूरा करके निवासी बन जाता है तो यह जांचा जाता है कि वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी। इसके लिए उसे निम्नलिखित दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होती हैं। वो गत वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। वो गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक समय भारत में रहा हो। श्रेणियों का अंतिम निर्धारण। साधारण निवासी और OR। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो उसे निवासी और साधारण निवासी माना जाता है। असाधारण निवासी RNOR। यदि कोई व्यक्ति आधारभूत शर्त तो पूरी करता है लेकिन दोनों अतिरिक्त शर्तें या उनमें से कोई एक पूरी नहीं कर पाता तो उसे निवासी लेकिन असाधारण निवासी कहा जाता है। अनिवासी ONNR। यदि कोई व्यक्ति दोनों में से एक भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पाता तो उसे सीधे अनिवासी मान लिया जाता है। उसे अतिरिक्त शर्तें जांचने की आवश्यकता नहीं होती। आवासीय स्थिति का टैक्स पर प्रभाव। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आवासीय स्थिति का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होता है कि करदाता की कौन सी आय पर भारत में टैक्स लगेगा। साधारण निवासी ROR के लिए इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए वैश्विक आय ग्लोबल इनकम पर भारत में टैक्स लगता है। चाहे उन्होंने पैसा भारत में कमाया हो या दुनिया के किसी भी कोने में, उन्हें भारत सरकार को टैक्स देना ही होगा। असाधारण निवासी RNOR के लिए इनकी केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर टैक्स लगता है। विदेश में कमाई गई आय पर भारत में टैक्स केवल तब लगता है जब वो बिजनेस या पेशा भारत से नियंत्रित कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो रहा हो। अनिवासी ONNR के लिए एक अनिवासी व्यक्ति को केवल उसी आय पर भारत में टैक्स देना होता है जो भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में अर्जित अर्न हुई हो या जिसके बारे में कानूनन यह मान लिया गया हो कि वह भारत में पैदा हुई है। उनके द्वारा विशुद्ध रूप से विदेश में कमाई गई आय पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगता। निष्कर्ष: आवासीय स्थिति का निर्धारण भारतीय कर प्रणाली का एक अत्यंत व्यावहारिक हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके या भारत में रहकर कमाई करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से न्यायसंगत तरीके से टैक्स वसूला जा सके। यही कारण है कि करदाताओं के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत में बिताए गए दिनों का सटीक रिकॉर्ड रखना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। प्रश्न: डिस्कस इनकम फ्रॉम सैलरीज बाद वेतन से प्राप्त आय की विवेचना कीजिए। उत्तर: वेतन से आय का अर्थ। मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 15, 16 और 17 के तहत वेतन से आय की गणना की जाती है। यह आयकर का सबसे पहला और प्रमुख शीर्षक हेड ऑफ इनकम है। कानूनी रूप से किसी भी आय को वेतन के शीर्षक के तहत तभी शामिल किया जा सकता है जब भुगतान करने वाले एम्प्लॉयर नियोक्ता और भुगतान प्राप्त करने वाले एम्प्लॉय कर्मचारी के बीच मालिक और नौकर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का संबंध हो। यदि ये संबंध नहीं है तो प्राप्त राशि को वेतन नहीं माना जा सकता। जैसे सांसदों को मिलने वाला वेतन अन्य स्रोतों की आय में जाता है क्योंकि वे सरकार के कर्मचारी नहीं होते। वेतन से आय की विवेचना को निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में समझा जा सकता है। 1. वेतन के अंग कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। धारा 17(1). वेतन शब्द का दायरा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत केवल नगद मिलने वाला मासिक वेतन ही नहीं बल्कि निम्नलिखित चीजें भी शामिल होती हैं: मूल वेतन और महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, कर्मचारी को मिलने वाला नियमित निश्चित वेतन, बोनस, कमीशन और फीस, नियोक्ता द्वारा काम के बदले दिया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन, अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी या एरियर अरियर्स ऑफ सैलरी, समय से पहले लिया गया वेतन या पिछले समय का बकाया वेतन जो चालू वर्ष में मिला हो, ग्रेच्युटी, पेंशन और लीव एनकैशमेंट, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली एकमुश्त राशियां। इनमें से एक बड़ा हिस्सा नियमों के तहत कर मुक्त भी होता है। 2. भत्ते और अनुलाभ, अलाउंसेस एंड परक्विजाइट्स।
भत्ते अलाउंसेस नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके व्यक्तिगत या नौकरी से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाने वाली निश्चित नकद राशि। ये 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतः कर योग्य, जैसे महंगाई भत्ता डीए, शहर क्षतिपूर्ति भत्ता सीसीए, चिकित्सा भत्ता। आंशिक कर मुक्त, जैसे मकान किराया भत्ता एचआरए धारा 10(13)(a) और बच्चों की शिक्षा का भत्ता। इनमें एक निश्चित सीमा तक छूट मिलती है और बाकी पर टैक्स लगता है। पूर्णतः कर मुक्त, जैसे विदेशी भत्ता या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते। अनुलाभ परक्विजिट्स माइनस धारा 17(2), यह कर्मचारी को नकद राशि के बजाय दी जाने वाली सुविधाएं या लाभ हैं। उदाहरण, नियोक्ता द्वारा रहने के लिए दिया गया मुफ्त मकान, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी की तरफ से मिली कार, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा या मुफ्त घरेलू नौकर, माली रसोइया की सुविधा। इन सुविधाओं के मूल्य की गणना आयकर के नियमों के अनुसार की जाती है और उसे कर्मचारी की आय में जोड़कर टैक्स लगाया जाता है। 3. वैधानिक कटौतियां डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी धारा 16, कर्मचारी के कुल सकल वेतन ग्रॉस सैलरी की गणना करने के बाद कर योग्य वेतन टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए सरकार धारा 16 के तहत निम्नलिखित कटौतियां देती है। मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन धारा 16 IA, वर्तमान कर नियमों के अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी को बिना किसी खर्च का सबूत दिए सीधे 75,000 रुपये या वेतन की राशि जो भी कम हो की फ्लैट कटौती मिलती है। मनोरंजन भत्ता एंटरटेनमेंट अलाउंस धारा 16 IEI, ये छूट केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, अधिकतम 5,000 रुपये। रोजगार कर प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट माइनस धारा 16 II, यदि कर्मचारी ने राज्य सरकार को कोई व्यावसायिक कर चुकाया है तो उसकी पूरी राशि सकल वेतन में से घटा दी जाती है। निष्कर्ष, वेतन की गणना देय आधार ड्यू बेसिस या प्राप्ति आधार रिसीट बेसिस में से जो भी पहले हो उसके आधार पर की जाती है। सकल वेतन में से इन सभी कटौतियों को घटाने के बाद जो शुद्ध कर योग्य वेतन नेट टैक्सेबल सैलरी बचता है उसी पर करदाता के टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर लगाया जाता है। प्रश्न, डिस्कस प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील एंड रिविजन। बाइले एवं पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। उत्तर, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत यदि कोई करदाता, टैक्स पेयर, आयकर अधिकारी, असेसिंग ऑफिसर के किसी आदेश, कर निर्धारण या लगाए गए जुर्माने से असंतुष्ट है तो कानून उसे अपने बचाव के लिए 2 मुख्य रास्ते प्रदान करता है, अपील और पुनरीक्षण रिविजन। इन दोनों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विवेचना नीचे दी गई है। 1. अपील से संबंधित प्रावधान प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील। आयकर अधिनियम के अध्याय X चैप्टर XX के तहत करदाता को क्रमिक रूप से उच्च अधिकारियों या न्यायालयों के समक्ष अपील करने का अधिकार मिलता है। अपील का ढांचा निम्नलिखित चरणों में विभाजित है। प्रथम, अपील माइनस आयकर आयुक्त अपील साइटी अपील्स माइनस धारा 246A, ये अपील का पहला चरण है। यदि करदाता आयकर अधिकारी AO के कर निर्धारण या अर्थदंड के आदेश से असहमत है तो वह आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म 35 में आयुक्त अपील के समक्ष अपनी पहली अपील दर्ज कर सकता है। द्वितीय, अपील माइनस आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT माइनस धारा 253, यदि करदाता या खुद आयकर विभाग आयुक्त अपील के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वे इसके खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT में जा सकते हैं। ITAT को तथ्यों के मामले में अंतिम प्राधिकारी फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी माना जाता है। इस अपील को आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दाखिल करना होता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट माइनस धारा 260A, ITAT के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब मामले में कोई कानून का सारभूत प्रश्न सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल हो। केवल तथ्यों के विवाद पर यहां अपील नहीं होती। इसके लिए 120 दिनों की समय सीमा तय है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माइनस धारा 261, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने योग्य है या विशेष अनुमति याचिका SLP के माध्यम से अंतिम अपील देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। 2. पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिविजन। पुनरीक्षण रिविजन का अधिकार उच्च कर अधिकारियों PR कमिश्नर या कमिश्नर को प्राप्त होता है। ये अदालत जाने के बजाय विभाग के भीतर ही मामले को सुलझाने का एक प्रशासनिक तरीका है। इसके तहत 2 मुख्य धाराएं आती हैं। राजस्व के हित में पुनरीक्षण रिविजन इन फेवर ऑफ रेवेन्यू माइनस धारा 263, यदि मुख्य आयकर आयुक्त या आयुक्त को लगता है कि आयकर अधिकारी AO द्वारा पारित किया गया कोई आदेश गलत और राजस्व के हितों के लिए हानिकारक एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी अधिकारी ने कम टैक्स लगाया है, तो वह स्वतः संज्ञान लेते हुए उस आदेश की समीक्षा कर सकता है।
वह अधिकारी के आदेश को संशोधित कर सकता है या नए सिरे से जांच का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश पारित होने के 2 वित्तीय वर्षों के भीतर ही किया जा सकता है। करदाता के हित में पुनरीक्षण, रिविजन इन फेवर ऑफ असेसी माइनस धारा 264। ये प्रावधान करदाता की भलाई के लिए है। यदि करदाता के खिलाफ कोई ऐसा आदेश पारित हुआ है जिसके विरुद्ध उसने अपील नहीं की है और अपील की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो करदाता खुद आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। आयुक्त मामले की जांच कर करदाता को राहत दे सकता है या उसका जुर्माना टैक्स कम कर सकता है। इसके लिए आवेदन आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर करना होता है। आयुक्त इस धारा के तहत ऐसा कोई आदेश पास नहीं कर सकता जो करदाता के लिए नुकसानदेह हो। निष्कर्ष: अपील जहां करदाता का एक कानूनी अधिकार है जो न्यायिक अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं के तहत चलता है, वहीं पुनरीक्षण एक उच्च प्रशासनिक शक्ति है जिसका उपयोग विभाग के भीतर ही गलतियों को सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न: राइट एन एसे ऑन प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। बाय कर निर्धारण की प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। उत्तर: कर निर्धारण की प्रक्रिया पर निबंध, एसे ऑन प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। प्रस्तावना: आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कर निर्धारण असेसमेंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। सरल शब्दों में, कर निर्धारण का अर्थ है किसी करदाता टैक्स पेयर द्वारा वित्तीय वर्ष गत वर्ष में कमाई गई कुल आय की जांच करना, उसकी शुद्ध कर योग्य आय की गणना करना और उस पर देय अंतिम टैक्स लायबिलिटी या रिफंड की राशि का निर्धारण करना। ये प्रक्रिया करदाता द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न ITR से शुरू होती है और आयकर अधिकारी असेसिंग ऑफिसर के अंतिम आदेश पर समाप्त होती है। कर निर्धारण के मुख्य चरण, स्टेप्स इन असेसमेंट प्रोसीजर। आयकर अधिनियम के नियमों के अनुसार कर निर्धारण की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। 1. आयकर रिटर्न दाखिल करना, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, धारा 139। कर निर्धारण प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा करदाता द्वारा अपनी आय का ब्यौरा देने से होती है। कानून द्वारा तय की गई अंतिम तिथि तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को धारा 139(1) के तहत अपना आयकर रिटर्न ITR ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य होता है। 2. प्रारंभिक जांच और प्रोसेसिंग, समरी असेसमेंट प्रोसेसिंग, धारा 143(1). जब करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर देता है तो आयकर विभाग का केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र CPC कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी प्रारंभिक जांच करता है। इसे समरी असेसमेंट भी कहा जाता है। इसमें गणितीय अशुद्धियों, अरिथमेटिकल एरर्स या स्पष्ट रूप से किए गए गलत दावों को सुधारा जाता है। इसके बाद करदाता को धारा 143(1) के तहत एक सूचना पत्र इंटीमेशन भेजा जाता है जिसमें ये साफ लिखा होता है कि उसका टैक्स हिसाब सही है या उसे और टैक्स देना है या उसका कोई रिफंड बनता है। 3. स्क्रूटनी या नियमित कर निर्धारण, स्क्रूटनी असेसमेंट, धारा 143(3). यदि आयकर विभाग को किसी रिटर्न में कोई बड़ी गड़बड़ी, टैक्स चोरी की आशंका या आय छुपाने का संदेह होता है तो उस मामले को विस्तृत जांच स्क्रूटनी के लिए चुना जाता है। इसके लिए अधिकारी करदाता को धारा 143(2) के तहत एक औपचारिक नोटिस भेजता है। करदाता को अपने दावों को साबित करने के लिए खाते की किताबें, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज पेश करने होते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद अधिकारी धारा 143(3) के तहत एक लिखित आदेश जारी कर अंतिम टैक्स निर्धारित करता है। 4. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, धारा 144। यह एक विशेष और दंडात्मक प्रक्रिया है। यदि करदाता विभाग को सहयोग नहीं देता, जैसे रिटर्न दाखिल नहीं करता, नोटिसों का जवाब नहीं देता या खाते की किताबें पेश नहीं करता, तो अधिकारी अपनी बुद्धिमत्ता और उपलब्ध सीमित तथ्यों के आधार पर खुद ही करदाता की आय का सर्वोत्तम अनुमान लगाकर टैक्स तय कर देता है। 5. आय पलायन कर निर्धारण, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट, धारा 147। यदि असेसमेंट पूरा होने के बाद भी अधिकारी को कोई ऐसा पुख्ता सबूत या जानकारी मिलती है जिससे ये साबित हो कि करदाता की कोई बड़ी आय टैक्स लगने से छूट गई है, इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो अधिकारी धारा 148 के तहत नोटिस देकर मामले को दोबारा खोल सकता है और नए सिरे से टैक्स निर्धारित कर सकता है। फेसलेस कर निर्धारण, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम। आधुनिक कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने फेसलेस असेसमेंट प्रणाली लागू की है। अब करदाता और आयकर अधिकारी एक दूसरे के सामने नहीं आते। सभी नोटिस, दस्तावेज और आदेश पूरी तरह से ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिना नाम और पहचान बताए एक केंद्रीय टीम द्वारा संभाले जाते हैं। इससे प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी हो गई है। निष्कर्ष:
कर निर्धारण की प्रक्रिया सरकार और करदाता के बीच का एक कानूनी सेतु है, जहां ये प्रक्रिया सरकार को उसका जायज़ टैक्स राजस्व प्राप्त करने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर यह करदाता को अपनी बात रखने और दस्तावेजी सबूत पेश करने का पूरा अवसर, नेचुरल जस्टिस भी देती है। एक न्यायसंगत और पारदर्शी कर निर्धारण प्रक्रिया ही देश की मजबूत आर्थिक व्यवस्था का आधार होती है।